हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी, मैं उसे रोस्ट भी करूंगी और उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगी। यानी कि ये रोस्ट भी होगा, थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। मतलब मिला जुला कर मैंने इस फिल्म के बारे में बात करना सोचा कि ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैंने कई ऐसी फिल्मों के बारे में ऑलरेडी अपने चैनल पर बात की है जो मतलब अधिकतर हर 2 दिन के एवरेज के बाद हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं टीवी पर। तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग अब तो लगने लगा है। और आपको मैं खुलकर बताऊं तो अब तो सीन बाय सीन भी याद हो गए हैं, डायलॉग्स भी याद हो गए हैं, क्योंकि इतना ये फिल्में आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों को थोड़ा रोस्ट किया जाए, जिसके चलते मैंने आज विवाह मूवी को चुना, जो आई थी सन 2006 में। और सूरज बरजातिया साहब ने इसे बनाया था एक तरीके से जो 2003 में मैं प्रेम की दीवानी हूँ नाम का जो इन्होंने एक ब्लंडर किया था फिल्म बनाकर, उसकी कहीं ना कहीं माफ़ी थी विवाह मूवी। क्योंकि जितनी चीपनेस, जितनी क्रिंजपना मैं प्रेम की दीवानी हूँ मैं सूरज बरजातिया साहब ने दिखाया था, उतना ही मतलब उसको कवर अप किया विवाह मूवी ने। और कहीं ना कहीं वो चीज़ काम भी आई। हालांकि उन्होंने फिर उसके बाद एक फिल्म और बनाई, एक विवाह ऐसा भी, जिसमें शायद ईशा कोप्पिकर और सोनू सूद थे। ये भी शायद बनाई थी बरजातिया साहब ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लेकिन इसके बाद, विवाह के बाद, तो फिर कोई ऐसी फिल्म सूरज बरजातिया साहब ने ऐसी बनाई नहीं और ऐसी सिनेमा घर में आई नहीं जिसको मतलब हम लोग आज भी मतलब देखते हैं परिवार के साथ। तो एटलीस्ट हमें वो फीलिंग नहीं आती कि चलो चलो अब ये सीन आने वाला है तो फिल्म आगे करो। बस मुझे लगता है शायद इसी की वजह से जो है ये फिल्में सैटेलाइट पर दिखाई जाती हैं और शायद अभी भी लोग इसे देख लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। हालांकि अब तो 2025 भी ख़त्म होने वाला है। उस ज़माने के हिसाब से आज का ज़माना काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। लेकिन खैर, फिर भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़िल्म बहुत अच्छी है। फ़िल्म में भी बहुत सारे फ्लॉज तो रहे हैं जो उस वक्त किसी ने नहीं देखे, लेकिन आज हम लोग क्योंकि इतना हमने लाइफ को देख लिया है, हमने इतनी शतकें देखी हैं, हमने मतलब हम वो जनरेशन है जिन्होंने, आप कह सकते हैं, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, ओटीटी प्लेटफॉर्म के अपना बचपन गुजारा है। तो हम लोगों को पता है कि हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया। और ये फ़िल्म उस दौर में आई थी सन 2006 में, जब नोकिया फ़ोन काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, बटन वाले फ़ोन। और उन फ़ोन्स में गाने हम लोग डाउनलोड करके डालते थे तार से। तो बड़ा एक चार्म होता था। और बड़ी मतलब उन फ़ोन्स को भी पकड़ना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ही शान और शौकत की बात लगती थी। आज तो खैर उन फ़ोन्स को अगर कोई पकड़ ले तो हम ये सोचते हैं यार इसके पास तो लगता है पैसा नहीं है, इसीलिए देखो इसने ये बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने देखा है लोगों को, जो लोग सब्जी भी बेचते हैं उनके पास भी स्मार्टफ़ोन है आज की तारीख में। तो अब कोई ऐसा फ़ोन पकड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन वो एक ज़माना हुआ करता था कि नोकिया का फ़ोन हो और उसका जो फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद जब ऑन करते थे तो एक स्पेशल ट्यून बजती थी, दो हाथ एक दूसरे से मिलते थे। तो एक बड़ा अच्छा एक वो टाइम भी हमने देखा है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतना कुछ देखा है तो क्यों ना अब मैं इस विवाह मूवी को थोड़ा देखूं और इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊं कि इस मूवी में झोल क्या था और किस तरीके से जो सूरज साहब है उन्होंने कितना दिमाग लगाकर इस मूवी को बनाया। और एक तरीके से अपने जो ब्लंडर्स उन्होंने सन 2003 में ऋतिक रोशन और करीना कपूर को लेकर किए थे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म में, तो उनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया और एक तरीके से दिखाया कि नहीं भाई, हमारा यही पैटर्न है। और
हम लोग ऐसी ही फिल्में बनाएंगे जैसे कि पहले बनाते आए हैं। ठीक है, कुछ समय बाद उन्होंने प्रेम रतन धन पायो मूवी बनाई, लेकिन वो फिल्म चल गई। लेकिन देखा जाए तो उस फिल्म में भी वो कुछ भी नहीं था जो मतलब एक ज़माने में सूरज बरजातिया की फिल्मों में हुआ करता था, वैसा मैजिक, वैसा चार्म नहीं था। बट वो मैजिक, वो चार्म कहीं ना कहीं इस फिल्म में सूरज साहब ने लाने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए, क्योंकि उस ज़माने में जब लव मैरिजेस काफ़ी प्रोमिनेंट हो रही थी, काफ़ी मतलब लव मैरिज का ही था। और मैं तो कहती हूँ वो एक वो दौर था जब लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर काफ़ी लोग बात किया करते थे और किस तरीके से लोगों की सहमति हुआ करती थी कि भाई लिव इन रिलेशनशिप कोई गलत चीज़ नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए। उस ज़माने में अरेंज मैरिज जैसा सेटअप पर मूवी बनाना ये बहुत बड़ी बात थी, और यही वजह है कि लोगों को ये चीज़ अलग लगी लेकिन अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी भी काफ़ी मतलब जो है एंड में जाकर फिल्म की असली वजह विवाह की समझ में आई कि भाई विवाह का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। वो फिल्म के आखिरी कुछ आप कह सकते हैं कुछ 15 मिनट या आधा घंटे में ही पता चला कि क्यों इस फिल्म का नाम विवाह रखा गया, क्यों इसका जो था सारा सेटअप ऐसा रखा गया, क्या बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाई शादी का मतलब होता है कमिटमेंट। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी परिणाम आ जाए, वो कमिटमेंट टूटना नहीं चाहिए। एक बार किसी को कमिटमेंट दे दिया तो मतलब दे दिया। जो फिल्म बताना शायद यही चाहती थी, जो एंड में समझ आता है जिस तरीके से जो अमृता जो हैं आग में जलती हैं और फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उनके अंदरूनी बर्न्स काफ़ी होते हैं और यही लगता है कि भाई दूल्हा तो शादी करेगा नहीं, क्योंकि भाई हर किसी के ख्वाब होते हैं। जब शादी जब से पक्की होती है तो लड़का लड़की के तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, कितने सपनों के महल जोड़ लेते हैं, हनीमून जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ऐसे में एक खूबसूरत पार्टनर की बदसूरती को देखना, उसे इस जले हुए हाल में देखना कोई भी लड़के के लिए सही नहीं होता। इनफैक्ट कोई लड़की भी ऐसा नहीं देखना चाहेगी। जब लड़का लड़की की शादी पक्की होती है तभी से वो एक दूसरी खुमारी में घूम रहे होते हैं, बट ऐसे में लड़का आगे बढ़कर जो है अपना कमिटमेंट निभाता है और फिल्म की हीरोइन से शादी करता है, हॉस्पिटल में ही शादी करता है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक जो है उससे जो है उसके साथ रहता है, उसकी केयर करता है और फिर जाकर जो है शादी करता है। और शादी के बाद पूरे तरीके से अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारियां वो ले लेता है, ख़ास तौर पे जो भी उसकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, जो भी वो अपने बर्न्स पे जो मेडिसिन्स लगाती है, वो भी जिम्मेदारी एज अ हस्बैंड उठा लेता है। तो एक तरीके से विवाह का असली मीनिंग बताया है सूरज बरजातिया ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक मतलब जो शादी का जो एक्चुअल में मतलब होता है वो होता तो यही है। अक्सर हमारे माँ बाप बोलते हैं कि भाई मतलब शादी ठीक है अभी तो हम लोग हैं, लेकिन हमारे बाद तुम्हें कौन दिखेगा, तुम्हारी जब उम्र बड़ी होगी तब तुम्हारे साथ बात करने वाला कौन होगा, हम लोग तो चलो बूढ़े हो रहे हैं और कब तक हमारी एज है। तो कोई एक लाइफ पार्टनर की एक अपनी वैल्यू होती है, तो वो एक्चुअल में वैल्यू इस फिल्म में दिखाई तो है। अब ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी बात दिखाई है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को हटा करके अब दूसरे पॉइंट्स पर बात करना शुरू कर दूं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फिल्म में जो शाहिद कपूर हीरो हैं उनकी खुद की मदर नहीं है, यानी कि उनकी मदर थी बट उनकी डेथ हो चुकी है ऐसा दिखाया गया है। उनके पिता अनुपम खेर है और उनकी एक भाभी हैं लता सबरवाल, जिनको आजकल आप यूट्यूब पे देखते हैं, और समीर सोनी बड़े भाई हैं, यानी कि शाहिद कपूर हैं, अनुपम खेर हैं
और उनके बड़े भाई समीर सोनी और उनकी पत्नी लता सबरवाल हैं। तो ये एक छोटा सा परिवार है और लता सबरवाल और समीर सोनी का एक बेटा भी है। तो जो अनुपम खेर है वो बहुत खुश मिजाज आदमी है भाई, बहू और पोते के साथ काफ़ी खुश है और बहुत प्यार करता है अपने पोते से, और बहू को भी बेटी की तरह मानता है। भाई वो तो मानेगा ही, जब बीवी ही नहीं है तो भाई बहू ही अब घर की मालकिन है, वही बॉस है। मज़ा तो तब आता है ना जब एक तरफ बीवी दूसरी तरफ बहू, मतलब जब ये जो ससुर जी जो होते हैं ना, ये ससुर लोग होते हैं, जब ये बहू की तारीफ करते हैं ना तो सासों का मुंह देखा करो। मतलब मैंने तो देखा है, मेरी आंखों देखी बात है कि एक ससुर जी अपनी बहू के जन्मदिन पर ना बलून फुग्गे फुला रहे होते हैं, तो बीवी देख रही होती है, बीवी पास आकर बोलती है, मेरे तो जन्मदिन पर तुमने कभी फुग्गे नहीं फुगाए, तुम्हारा तो खाली बस मुंह ही सूजा रहता था, माँ बहन की वजह से मेरे से लड़ते रहते थे, कभी कभी तो मेरा जन्मदिन भी विश करना भूल जाते थे, और आज देखो बहू के जन्मदिन पर फों फों करके जो है फुग्गे फुला रहे हो। ट्रस्ट मी, ससुर जी का तो फुग्गा फिर उसके बाद फूला ही नहीं। वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए, नहीं ऐसा नहीं था। तो सासों का दिल बड़ा जलता है कि देखो बहुएं गाड़ियां निकाल रही हैं और ससुर जी गेट खोल रहे हैं उनके लिए। बड़ा ही दिल जलता है सासों का कि भाई मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझे तो तरसा तरसा के पैसे देते, और बहू आती है तो बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो, क्या चाहिए मैं देता हूँ पैसे। तो ये होता है बहुत ज़्यादा। जो आधी से ज़्यादा जो सासें होती है ना, वो इसी वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाती हैं कि देखो बेटा शादी करके पराया हो गया तो एक पति का ही तो आसरा होता है, पति भी बहू के पीछे पीछे बहू को मतलब पैम्पर करेगा तो वो औरत कहाँ जाएगी। तो मुझे ये देख कर ना बड़ी हंसी आई कि भाई अनुपम खेर खुश है, अरे बहू घर से चली जाती है, पोता घर से चला जाता है तो बड़ा फील होता है, घर के जेंट चले जाएं पता नहीं लगता। मैंने कहा अरे चाचा तुम ऐसा बोल रहे हो कि फिल्म में तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, बीवी होती ना तो भाई हाथ जोड़ रहे होते कि भाई कहीं कोई ऐसा शांत कोना मिले और वहाँ पर मैं 2 पल सुकून के बिता सकूं। क्योंकि सास बहू के झगड़े ऐसे होते हैं ना, और बहू भी लता सबरवाल भी अगर आप इस फिल्म में देखेंगी तो लहरा लहरा के झटका झटका के घूम रही है, ये डैडी जी ये वो पति के साथ में मतलब हिचकोले खा ये कर, जो है शाहिद कपूर देवर के साथ में बड़े अच्छे से रह रही है। क्यों? क्योंकि भाई वो खुद ही मालकिन है, कोई सास का कोई वो नहीं होता। एक फीमेल और दूसरी फीमेल जो होती है ना उनकी एक अलग एनर्जी होती है। फीमेल्स का भी बहुत बड़ा क्लैश होता है। कई बहुएं तो ऐसे घरों में शादी करके बहुत खुश रहती हैं जहाँ कोई फीमेल नहीं है, क्योंकि फीमेल का एक बड़ा वो रहता है। तो इसी वजह से बहू लहरा रही है, खुश है, उसका पीस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है। नहीं तो सास बहू के झगड़ों में पीस ऑफ माइंड बिल्कुल डैमेज हो जाता है। पहले होता था कि चलो सास बहुएं एक घर में एक किचन में आपस में गुजारा कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे बहुएं एक के बाद दूसरी बहू आई तब कलेश ज़्यादा होता था। तब इसमें इस फिल्म में आप देखेंगे कि शाहिद कपूर की जो होने वाली बीवी है अमृता, उसके साथ भी जो लता जी का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई वो एक सास की जगह पर है, जेठानी भी है और सास भी है। तो एक तरीके से भाई दो देवरानी जेठानियाँ आपस में हिल मिल के रहेंगी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शरीकी बाजी नहीं है, किसी भी तरह का जो है कंपैरिजन नहीं है। नहीं तो सासें एक बहू को ज़्यादा पुचकारती हैं, दूसरी बहू को थोड़ा इग्नोर करती हैं, तो फिर बहुएं भी चिढ़ती हैं कि भाई तुम मम्मी जी तो पक्षपात करती हैं। तो इसका भी एक मुझे फैक्टर दिखा कि, और दूसरी तरफ अमृता की भी माँ को गायब कर रखा है, यानी कि अमृता की खुद की माँ नहीं है ना बाप है, चाचा चाची हैं, उसमें भी चाची का जी मुँह सड़ा रहता है, क्योंकि भाई उसकी बेटी जो है वो काली है और अमृता गोरी है। भाई गोरे काले का ही स्यापा जो है वो कर रही है, और बेचारी जो है वो डरी सी सहमी सी चाची के प्यार में
प्यार में तरस रही है, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे घर में शादी कर रही है जहाँ पर सास ही नहीं है, जेठानी है वो बहुत अच्छी है। भाई वो तो अच्छी होगी ना, कि भाई वो खुद आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रही है और कोई उसको कंपेयर करने वाला नहीं है। ससुर जी बेशुमार प्यार लौटा रहे हैं। अच्छा, ससुर जी कह रहे हैं कि भाई बहुएं भी ऑफिस जाएं, बड़ा अच्छा लगता है। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि अनुपम खेर बड़े प्रोग्रेस माइंड का है। भाई तुम प्रोग्रेस माइंड के इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा माइंड खाने वाली तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम्हारा माइंड खाने वाली तुम्हारी अगर बीवी हो ना, तो बीवी कह दे भाई मुझे तो कभी तुमने दफ्तर का रास्ता नहीं दिखाया, मुझे तो शादी हुई और शादी के मतलब 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि जो है तुमने मुझे माँ बना दिया। मैं बच्चे पैदा करती रही, घर के काम करती रही, मुझे तो कभी नहीं कहा ऑफिस आओ। मुझे तो हमेशा अनपढ़ अंगूठा छाप तुमने माना है, और यहाँ बहुओं को तुम भेज रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ये सब चलता है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा, जैसे कि हम आपके है कौन नहीं, ये जो फिल्म थी हम साथ साथ है, इसमें भी आप देखेंगे कि तीनों हीरोइंस की माँ ही नहीं है। तो वो अपने आप जो हैं सास के प्रति अट्रैक्ट होंगे कि उनको एक मदर फिगर की कमी है उनके जीवन में। चाहे वो सोनाली बेंद्रे थी, चाहे वो तब्बू थी, चाहे वो करिश्मा कपूर थी, तीनों बहुओं की माएँ नहीं है उनके जीवन में। तो एक फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो अमृता है उसकी भी कोई माँ नहीं है, उसके लिए कोई उसको एक व्यू पॉइंट देने के लिए इधर सास नहीं है। अच्छा, अगर आज शाहिद कपूर की माँ होती फिल्म में और जो अमृता के साथ ये हुआ, तो क्या माँ एक बार भी नहीं कहती कि भाई कि नहीं भाई बेटा तू शादी मत कर, तू क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, हमें तो बहू चाहिए थी, ये तो हमें पेशेंट मिल गई है और फिर कब ठीक होगी और इसके तो निशान भी रहेंगे। देखो एज अ मदर, मदर तो देखो अपने बेटों के लिए चाहती हैं, वो हमेशा बेस्ट सोचती हैं। बेस्ट सोचने के चक्कर में उनके मुंह से वर्स्ट चीज़ें निकल जाती हैं, वर्स्ट हरकतें वो कर देती हैं, वो मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन जो एक हॉस्पिटल में जो बड़ा अच्छा एक माहौल सा बन गया था, हॉस्पिटल के लोग ही जो हैं शादी की तैयारियां करने में जुट गए थे कि भाई आज शादी है, ये है, वो है। वो कलेश मचता अगर लड़के की माँ होती, तो भाई एक ओपिनियन होता कि भाई एक बार देख लो, कर लो, और अच्छे से वो चाची को भी चमकाती जो अमृता की थी, जो जिसकी बेटी को बचाने के लिए अमृता जो है वो आग में घुस गई थी। हालांकि पहले तो वो बच के निकल आई थी, लेकिन चाची की लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि भाई वो लड़की तो बहन ही थी, वो तो अपनी बहन मानती थी उसे। वो बात अलग है कि चाची दुश्मन मानती थी अमृता को, बट वो तो अच्छा मानती थी। तो इसी वजह से वो चाची की बेटी को ढूंढने के लिए गई दोबारा आग में, और बस फिर फंस गई। तो वही वाली बात होती है ना कि चाची को भी फिर चमकाती कि भाई तुमने क्या करके रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से जो है तुम्हारी बेटी तो काली है, अब तुमने मेरी भी बहू जो गोरी चिट्टी थी उसका भी तुमने उसको आग में भस्म कर दिया। तो एक अच्छा खासा मेलो ड्रामा देखने को मिलता, बट वो देखने को मिला नहीं। सब कुछ बड़ा अच्छा ठीक है, हाँ भाई ही भाई ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि जो शाहिद कपूर ने जो डिसीजन लिया उसको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एक मेलो ड्रामा ज़रूर होता कि भाई कुछ दो औरतों के बीच में कहा सुनी हो रही है, थोड़ा तमाशा हो रहा है। ये फिल्म में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जो लड़का था शाहिद कपूर, मतलब कहने को मतलब नॉर्मली एक ऐसी अरेंज मैरिज सेटअप को तो ज़्यादातर लड़के नहीं इतनी जल्दी करते, सबकी कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन यहाँ शाहिद कपूर की कोई गर्लफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया। फादर ने कहा बेटा तुम्हें कोई लड़की अगर पसंद है तो बता दो, नहीं तो मैं ये लड़की तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसको देख लो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब किसी का हो जाओ, ये हो जाओ। तो मतलब ये आज के ज़माने में अगर कोई फादर ऐसे बात करे तो बेटा पलट के पता नहीं क्या से क्या बोल दे कि भाई मुझे किसी का होना
होगा मैं उसी का होऊंगा जिसका मैं होना चाहूँगा। आप मुझे किसी लड़की की फ़ोटो दिखाओगे और कहोगे तुम इसके हो जाओ, तो ये तो नहीं होगा। और अभी मेरा शादी करने का मूड नहीं है, तो मैं क्यों किसी का हो जाऊं। अभी मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करना है, अभी कुछ मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। आजकल के तो लड़के हों चाहे लड़कियां हों यही बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आज के ज़माने में अगर ये फिल्म आई होती तो मुझे उम्मीद कम है कि ये फ़िल्म चलती। हालांकि इस फिल्म में भी पूरे गाने हैं। अच्छा, फिल्म का जो म्यूज़िक है वो दिया है रविंद्र जैन साहब ने, जो कि उनकी भी एक काफ़ी टफ जर्नी रही है, क्योंकि वो पैदा जब उनका जन्म हुआ था वो जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन उनका अंदर का विजन डेड नहीं हुआ था। और यही वजह है कि उन्होंने आगे जाकर जो है संगीत के क्षेत्र में काफ़ी नाम बनाया। उन्होंने फिल्मों में भी और टेलीविज़न में भी उन्होंने कितने अच्छे संगीत दिए हैं। रामायण सीरियल को अगर आप देखें तो उसमें जो म्यूज़िक है, जो चौपाइयाँ हैं, वो सब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रविंद्र जैन साहब ने ही उसका म्यूज़िक दिया है और उसको गाया भी है। तो इतने वर्सटाइल वो थे और उन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। हालांकि म्यूज़िक मुझे थोड़ा सा फिल्म के हिसाब से, क्योंकि बरजातिया साहब की जो फिल्म के जो संगीत होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं जो मतलब युगों युगों तक शादी ब्याहों में बजने के लिए होते हैं। लेकिन इसमें गाने कम और ऐसा लग रहा है कि डायलॉग्स को ही थोड़ा सा गा कर गुनगुना कर कहा गया है कि हमारी शादी में बचे हैं दिन चार, तो इसको थोड़ा सा गा कर ऐसे बोला है। तो थोड़ा इसको वर्ड्स को ही मतलब थोड़ा सा हमिंग करके बात करने वाले गाने हैं। तो मैं कहूँगी कि म्यूज़िक थोड़ा सा मुझे थोड़ा ठंडा लगा इस फिल्म का। हालांकि बाकी जो बरजातिया साहब के जो गाने हैं, आप हम आपके हैं कौन को देख लीजिए, आप हम साथ साथ है को देख लीजिए, कितने गाने हैं और भी उनकी फिल्में हैं। तो गाने हमेशा से फिल्मों की एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं। तो यहाँ पर मुझे गाने इतने वो नहीं लगे। लेकिन ठीक है, एक अरेंज मैरिज के सेटअप से लड़का लड़की मिलते हैं, फिर उसके बाद जी एक रोका सॉर्ट ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म में जो आपने रोमांस दिखाया गया है वो बड़ा ही प्योर, नीट एंड क्लीन, अनटचेबल रोमांस दिखाया गया है। जबकि मैं प्रेम की दीवानी में तो इतना गंदा रोमांस दिखाया है, क्रिंज रोमांस दिखाया है। और पूरा मतलब मुझे आज भी याद है कि लोग जो क्रिटिक्स थे वो ये कह रहे थे कि जो बरजातिया साहब हैं वो खुद कहीं छुप गए हैं कैमरे के पीछे, अपना मुंह छुपा के बैठ गए। और ये रोमांटिक सीन ऋतिक और करीना के बीच में मतलब सिर्फ कैमरा ही शूट कर रहा है, बरजातिया साहब छुप गए हैं, वो खुद भी नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा लोगों ने मजाक तक उड़ाए थे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वो नहीं दिखाया गया है, किसी भी तरह की वल्गैरिटी नहीं दिखाई गई है, जो कि इस मूवी की एक अच्छी बात थी। एक तरीके से उस ज़माने को रिवाइव करने की कोशिश की गई है, जैसे कि पहले के ज़माने में अरेंज मैरिजेस होती थी। पहले तो ये भी होता था कि लड़का लड़की शादी के दिन ही एक दूसरे को देखते थे, मतलब तस्वीरों में देख लेते थे बट मिलते नहीं थे। और अगर मिलते थे तो सिर्फ एक बार मिलते थे, फिर सीधा मिलते थे शादी के वक्त। क्योंकि ऐसा होता था कि भाई कच्चे रिश्ते होते हैं, जब तक शादी ना हो जाए, लड़का लड़की के मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, कोई ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, या कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लड़का लड़की को मिलने भी नहीं दिया जाता था। अब तो खैर लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं, फिर जाकर शादियां करते हैं। पता नहीं, अभी एक कपल है जो टेलीविज़न का ही कपल है जो 23 साल एक दूसरे के साथ में रहकर तब शादी करी है। ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक कपल है जिन्होंने अभी शादी करी है। अब बताओ 23 साल एक दूसरे के साथ बिना शादी के रहना, मतलब एक दूसरे को डेट करना, कुछ भी आप कह लो, और उसके बाद शादी करना। तो आप सोच सकते हैं कि उस शादी में क्या चाम रह जाता है, मतलब फिर क्या कह सकते हैं।
तो इसी वजह से भी जो होता है कि तभी तो पहले के ज़माने में जो दुल्हनें होती थी वो शर्म से लाल हो रही होती थी, लिटरली वो शर्मा रही होती थी, उनकी आंखें ऊपर ही नहीं हो रही होती थी। लड़का भी शर्मा रहा है, लड़की भी शर्मा रही है। अब तो खैर वो शर्माना तो किसी को आता ही नहीं है, सब के सब ऐसे खुले होते हैं ना, मतलब कि मतलब आपको पता ही है, क्योंकि सब कुछ तो ओपन हो चुका होता है शादी से पहले। तो अब छुपाकर शर्माकर फ़ायदा ही क्या। तो एक ये भी एक सेटअप उस ज़माने में ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया गया कि अरेंज मैरिज क्या होती है, लड़का लड़की फ़ोन पे बात कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मिल रहे हैं साथ में। तो ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा शादी से पहले भी अमृता उनके घर में जाती है, एक फंक्शन होता है, वो थोड़ा सा दिखाया। थोड़ा से नए ज़माने के सोच को भी उन्होंने देखा कि अब तो खैर अरेंज मैरिजेस भी लव मैरिज जैसी ही दिखती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखा और पुराने वैल्यूज़ का भी ध्यान रखा, जो मर्यादाओं की जो बातें होती थी बड़े बुज़ुर्गों के बीच में, तो उसको भी बरजातिया साहब ने अच्छे से हैंडल किया। तो यानी कि वही जो पुराना फॉर्मूला था, जो स्ट्रेंथ थी बरजातिया साहब की, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया और वो कोशिश रंग लाई और अच्छी रही विवाह मूवी। और आज भी लोग देखते हैं, और जो अरेंज मैरिज को जानना चाहते हैं उनको तो ये फ़िल्म देखनी चाहिए। लेकिन फ़िल्म की ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और अब देखिए ना, बड़ा भाई और छोटे भाई में समीर सोनी और शाहिद कपूर में भी एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, क्योंकि मदर नहीं है। ठीक है, मदर्स के साथ ये होता है कि भाई माँ एक बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, एक बेटे को कम प्यार करती है। जो बेटा कमाता है तो माँ बाप चाहेंगे कि उसी के साथ रहे। तो बहुत सारी कलेश तो होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स का नहीं होना अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना कि एक, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि थोड़ा सा एक कलेश होता है। जब कलेश क्यों होता है, जब इतने सारे दिमाग सोचते हैं ना, चलते हैं, तो कलेश होता है। और जो विमेन्स होती हैं वो बहुत पॉजेसिव होती हैं अपने बेटों को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी किचन को लेकर, अपने पति को लेकर, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम सब कुछ समर्पित कर देती है। वो जब से आती है शादी करके, बस मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरा सब कुछ, मेरा संसार। तो जब उस संसार को का कोई, कहते हैं ना, बांटने वाला कोई आ जाता है, शेयर करने वाला आ जाता है, तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। मैं ये नहीं कहती सारी मदर इन लॉज ख़राब होती हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन क्या होता है, मदर इन लॉज की भी अपने इमोशन जुड़े होते हैं, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। जिस औलाद को पालने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, तो फिर थोड़ा सा एक औरत के लिए डिफ़िकल्ट तो होता है, ये होता है। तो मैं उस चीज़ को भी समझती हूँ। और माँओं को भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो चाहती हैं कि भाई बेटों का घर बसा रहे और बेटे अपनी गृहस्थी में आबाद रहें, तो बेटों को भी स्पेस देना चाहिए, बेटे बहू को स्पेस देना चाहिए, और लड़की के पेरेंट्स को भी लड़की को स्पेस देना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप ग्रो करने में। उनको लगता है कि भाई जो भी है अब आपस में सुलझाओ। हाँ, कोई बहुत बहुत कोई बड़ी कोई मुसीबत होगी तब हम बीच में आएंगे, छोटी छोटी बातों में हम नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बेटे, बहू, दामाद, बेटी के बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद के बेडरूम तक घुस जाते हैं, उनके बीच के पर्सनल रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज़ें सुनी होंगी। तो मैं हर माँ बाप को यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो बेटी के माँ बाप हो या बेटों के माँ बाप हो, कि भाई जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, भले उन्होंने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, तो उनको अपने पार्टनर के साथ ग्रो करना
का वक्त दिया जाए। मुझे लगता है जो आजकल शादियां टूट भी रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो फैमिलीज़ का जो अब ओवर इन्वॉल्वमेंट हो गया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। उनको भी स्पेस देना चाहिए, एक ये भी मुझे वजह लगती है। अब खैर मुझे इससे ज़्यादा अब सोशल मीडिया भी एक वजह लगती है, क्योंकि भाई हर किसी को अपने सोशल मीडिया पर कुछ नया नया पोस्ट करना है। तो अब वो भी सोचते हैं यार हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटिंग करें, तो चलो शादी कर लेते हैं, और एक्साइटिंग करना चाहते हैं तो चलो बच्चा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न है शादियां टूटने का। खैर ये तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन अगर मैं इस विवाह मूवी की बात करूँ तो इस विवाह मूवी में भी कुछ ऐसे मुझे फ्लॉज लगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कि कहानी को बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से बुना, उन कैरेक्टर्स को ही ऐड नहीं किया जो आपकी फिल्म में एक अच्छा खासा मसाला ऐड कर सकते थे, एक अच्छा खासा जो है ड्रामा क्रिएट कर सकते थे। तो उन कैरेक्टर्स को अवॉइड किया। यही बात है जैसे कि हम साथ साथ है में तीनों एक्ट्रेसेस की जो मदर्स को दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तीनों की एक्ट्रेसेस की जो माँ है फिल्म में वो है ही नहीं, उनको उनके फादर्स ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तो यही वजह है कि वो अपनी सास के लिए गाना गा रही हैं, मैया यशोदा ये है तेरा कन्हैया। तो यही बात है कि सास का जो माइंड है वो उसकी सहेलियां पोल्यूट कर रही हैं। तो अगर माएँ होती तो फिर देखने वाली बात होती, फिर तो एक अलग सा ही एक ड्रामा क्रिएट होता। तो ओवरऑल ये फिल्म जो है काफ़ी एंटरटेनिंग तो है कई जगहों पर, और इसमें अमृता को एकदम हिंदी स्पीकिंग लड़की दिखाया गया है जो पानी को पानी नहीं जल कहती है, जल लेंगे आप। तो ये काफ़ी अच्छा दिखाया है कि बिल्कुल एक शुद्ध हिंदी बोलने वाली लड़की की शादी एक मॉडर्न लड़के से हो रही है जो उसके उस सिंप्लिसिटी पर मर मिटा है, जो खुद भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने लग जाता है। तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंस शादी से आपकी जो पर्सनालिटी पर तो असर आता है। दो एनर्जीज आपस में जब मिलती हैं डिफरेंट, तो मतलब थोड़ा सा तो वो फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि नो मैटर आपको कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों ना मिले, बट शादी के बाद कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी पर तो डेंट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको खुश रखने के लिए उसके मन के मुताबिक अपने आप को चेंज करने लगते हैं, या फिर चेंज नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपके जहन में तो रहता है कि भाई मैं मैरिड हूँ, मुझे ये करना है, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरे को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो हैं आपके माइंड में रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी पर डेंट तो मारती ही मारती हैं। तो स्पेशली विमेंस पर ये चीज़ काफ़ी होती है कि जब वो अनमैरिड होती हैं तब वो काम करने जाती हैं तो उनकी एक एनर्जी अलग लेवल की होती है, और आफ्टर मैरिज जो उनकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है, क्योंकि घर के काम, क्योंकि जब आप सिंगल होते हो तब आपने रोटी खाई नहीं खाई, बनाई नहीं बनाई, कोई मायने नहीं रखता। बट व्हेन यू आर मैरिड, आप भले ही अपने हस्बैंड के साथ ही रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहे हो, तो भी आपको है कि भाई घर में जाना है, हस्बैंड के लिए बनाना है। चलो आज हस्बैंड बना देगा, रोज़ थोड़ी ना बनाएगा, फिर कहेगा कि भाई मैं कब तक तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, नौकर रख लो। फिर नौकर के साथ माथापच्ची, तू आई नहीं, मुझे काम पे जाना है। तो ये धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, और फिर जब बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि बच्चा आपका गुर्दा फेफड़ा सब मांगता है अपनी परवरिश करवाने के लिए, क्योंकि आपका हर एक बॉडी पार्ट लगता है एक बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो बस ये तो समस्या शादी की चलती ही जाएगी। तो भाई जिनको विवाह में इंटरेस्ट है, विवाह करने में इंटरेस्ट है, विवाह देखने में इंटरेस्ट है, अरेंज मैरिज के सेटअप में इंटरेस्ट है, वो तो बिल्कुल ये फिल्म देखिए, आप लोगों के लिए बनी है। हमारे जैसे लोग जिनको ना विवाह में इंटरेस्ट है, जिनकी विवाह की उम्रें तो कब की जा चुकी हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के हर एक फ़लसफ़े को समझ लिया है, उनको तो इन फिल्मों से दूर ही रहना चाहिए। तो भाई क्योंकि जो लोग अकेले होते हैं वो थोड़े से क्रांतिकारी स्वभाव के हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं,
और एक तरीके से उनकी सोच कुछ अलग ही होती है। वो समाज के लोगों के साथ में वो जेल भी नहीं कर पा रहे होते। तो ये इस तरह की जो फिल्में होती हैं शादी शादी के कॉन्सेप्ट वाली, ये उन्हीं लोगों को देखनी चाहिए जो इसमें बिलीव करते हैं। तो यही वजह है कि मैं अब ऐसी फ़िल्मों से दूर ही रहती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा चैनल है तो मुझे बात करनी थी, और बहुत टाइम से मैंने किसी मूवी पर मैंने रोस्ट नहीं किया। हालांकि ये रोस्ट तो इतना नहीं मैंने इस मूवी को किया, क्योंकि फ़िल्म की जो कहानी है वो एंड में ही शुरू, मतलब मैं कहूँगी कि पता चलता है कि हाँ अब हुई है शुरू पिक्चर, जब वो सारा अमृता के साथ जो हादसा होता है, जो उसके साथ जो होता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट होती है, तभी मुझे लगता है पिक्चर शुरू होती है। एक्चुअल में पिक्चर कुछ ही मतलब ख़त्म होने से कुछ ही मिनट पहले, क्योंकि फ़िल्म थोड़ी लंबी भी है, तब जाके फ़िल्म की असली कहानी पता चलती है कि क्या इस विवाह का मतलब था, इसका क्यों नाम विवाह रखा गया। तो बस एक्टिंग तो सबकी अच्छी ही है, कोई मैं वो नहीं कहूँगी। और लता सबरवाल जी को देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी, और उस वक्त वो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में भी काम नहीं करती थी, फिल्मों में काम करती थी, छोटे मोटे शोज़ करती थी। फिर आगे जाकर उनको जब ये अक्षरा की माँ का किरदार मिला, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तो उनको एक पहचान मिली। और इसी सीरियल में उनको उनका हस्बैंड मिला जो ऑलरेडी डिवोर्सी था और 2 बच्चों का बाप था। फिर उससे शादी करी और उसके साथ रहीं और उससे एक बच्चा किया, और अब हाल फ़िलहाल तो वो अब सेपरेट हो चुकी हैं, जिसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर बनाया था कुछ महीने पहले, जो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया था। तो अब क्या रीज़न रहा इनके डिवोर्स का वो तो कभी सामने आया नहीं। कोई तीसरा था, कोई दूसरा था, या क्या रीज़न था ये तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली रीज़न तो बड़ा ही होता है। जब इतने साल बाद शादी के बच्चा होने के बाद जब डिवोर्स होता है तो यकीनन कोई ऐसा ही रीज़न होता है जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी तो ये दूसरी शादी थी। पहली शादी तो उनकी जो थी उसमें 2 बच्चे भी थे, वो भी नहीं चली, और ये दूसरी शादी करी। और काफ़ी मतलब इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के साथ भी काम किया, और ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली अब उनकी जो नाव है गृहस्थी की वो एक अच्छी उसमें चल रही है। लेकिन कब भंवर बन गया, कब उनकी नैया डूब गई शादी की, ये समझ में ही नहीं आया, और किस वजह से डूबी वो भी नहीं समझ में आया। पर ठीक है, जो भी है, आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे की पब्लिक में कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, और इनके बीच में जो भी मसला है वो अपने तक ही रखा है, और अपने बच्चे को ही मेंटल स्टेट का इन्होंने ध्यान रखा है। अब ये लोग क्यों अलग हुए हैं, क्या रीज़न है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता हर बार चीटिंग ही होती है या वायलेंस होता है, कुछ पैसों को लेकर भी हस्बैंड वाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से फिर लगता है कि ठीक है यार, जब मुझे सब खुद ही करना है तो फिर क्या ज़रूरत है। आई डोंट नो, ये मेरा खुद की सोच है, हो सकता है कोई और रीज़न हो, बट ठीक है। आपको इस फिल्म में काफ़ी यंग लगेंगी, वो काफ़ी अच्छी लगी हैं, और एक अच्छी प्यारी भाभी का उन्होंने भूमिका निभाई है। और बस और अमृता के करियर की ये एक लौती फिल्म है जिसको लोग उन्हें जानते हैं। और बरजातिया बैनर के साथ काम करना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अमृता को बहुत ज़्यादा मतलब करियर में भले ही काम नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म की वजह से उनके करियर की ये शायद एक ऐसी यादगार फिल्म तो बन चुकी है। अब तो खैर उन्होंने शादी कर ली, एक आरजे अनमोल है उनके हस्बैंड, जो टीवी पर भी काम करते हैं, और उनके साथ भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह लिया करती थी। और अभी भी वो काम करने के लिए अब वापस से आ गई हैं। वो जो जॉली LLB 3 जो मूवी आई है उसमें वो अरशद के साथ है, क्योंकि पहली वाली जो अरशद की जॉली आई थी उसमें वो थी।
तो इस वजह से उनको रखा गया है फिल्म में। तो अब उन्होंने वापस से अपना काम शुरू किया है, उनका एक बेटा है, तो ठीक है वो काम कर रही हैं थोड़ा बहुत, और एक अच्छी एक्ट्रेस तो वो हैं, नो डाउट, काफ़ी नेचुरल हैं। और शाहिद के साथ ही उन्होंने इश्क विश्क फिल्म से डेब्यू किया था। और शाहिद के भी करियर की कुछ हैं फिल्में जिनकी वजह से उन्हें याद किया जाता है, जो काफ़ी अच्छी रहीं और अच्छे बैनरों ओ के साथ उन्होंने की, तो ये फिल्म भी उनमें से एक है। उस वक्त वो करीना के साथ हुआ करते थे जब वो ये फिल्म कर रहे थे, और इस फिल्म की रिलीज़ के कुछ साल बाद ही जो हैं करीना का उनका ब्रेकअप हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है। अब क्या रियलिटी थी इनके ब्रेकअप की, क्या रिलेशन की रियलिटी थी, वो तो हमें नहीं पता। एक्चुअली मैंने इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, आई थिंक पिछले साल ही मैंने बनाया था, तो आप देख सकते हैं। अब शायद लगता है मैंने वीडियो बहुत लंबा कर दिया है, क्योंकि क्या करूँ, रोस्टिंग का जब आप किसी चीज़ के बारे में, पुरानी चीज़ के बारे में बात करते हो, तो फिर पुरानी चीज़ों के बारे में जब आप एक किस्सा खोलते हो तो उसके साथ और भी पुराने किस्से खुल जाते हैं, और फिर खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, और वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसी बढ़ती लेंथ को अब मैं रोकती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।